नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की कहानी के बारे में जो शायद हम सब रोजाना इस्तेमाल करते हैं बिना जाने। जावास्क्रिप्ट। नमस्ते। कैसे एक भाषा जो वेब पेजों में थोड़ी हलचल लाने के लिए बनी थी, आज सॉफ्टवेयर बनाने की दुनिया का एक अहम हिस्सा बन गई है। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी सफर को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मतलब देखेंगे कि ये भाषा कैसे कैसे बढ़ी, इसकी आज की ताकत क्या है और आगे क्या हो सकता है। और हमारी ये चर्चा टेक्नोटॉनिक्स के एक लेख पर आधारित है जिसका टाइटल है जावास्क्रिप्ट, सरल स्क्रिप्ट से पूर्ण स्टैक विकास तक। सही। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 1995 से। नेटस्केप कम्युनिकेशंस। हाँ, नेटस्केप। और वहां थे ब्रेंडन आइच, और कहते हैं कि सिर्फ 10 दिनों में इसका पहला वर्जन तैयार कर दिया था उन्होंने। सिर्फ 10 दिन? उस वक्त तो इंटरनेट भी काफी नया था, है ना। ज्यादातर वेबसाइट्स कैसी होती थी, मतलब स्टैटिक। हाँ बिल्कुल, स्टैटिक, बस टेक्स्ट और इमेजेस। जावास्क्रिप्ट का शुरुआती मकसद बहुत सीधा था, इन स्थिर पेजों में थोड़ी जान डालना, इंटरैक्टिविटी लाना। जैसे मतलब क्या काम करती थी शुरू में? बहुत बुनियादी चीजें, जैसे मान लीजिए आपने कोई फॉर्म भरा तो सबमिट करने से पहले ये चेक करना कि ईमेल आईडी ठीक से लिखा है या नहीं। अच्छा। या किसी बटन पे क्लिक करने पर कुछ हो। ओके। या इमेज पे माउस ले जाएं तो वो बदल जाए। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आज हमें बहुत नॉर्मल लगती हैं। हाँ, लेकिन तब के लिए ये वेब पर नया था। यहीं पर एक कंफ्यूजन भी अक्सर आता है। जावा और जावास्क्रिप्ट, नाम इतने मिलते जुलते हैं, क्या इनमें कोई कनेक्शन है? इसे शुरू में ही साफ कर लेते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और इसका सीधा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दो एकदम अलग भाषाएं हैं। अच्छा। जावा तो एक बहुत बड़ी पुरानी स्थापित भाषा है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सिस्टम्स में, एंड्रॉयड ऐप्स में बहुत जगह यूज होती है। जावास्क्रिप्ट बनी ही थी मुख्य रूप से वेब ब्राउजर के लिए। तो नाम में जावा क्यों? शायद उस वक्त जावा बहुत पॉपुलर थी तो उसकी लोकप्रियता का फायदा उठाने के लिए नाम रख दिया गया, बट टेक्निकली कोई गहरा रिश्ता नहीं है। ओके, ये जानना जरूरी था। तो ठीक है, ये बेसिक काम करने वाली भाषा आई, प्रोग्रामिंग की दुनिया ने इसे कैसे लिया? मतलब हाथों हाथ लिया गया इसे? ईमानदारी से कहूं तो नहीं। शुरुआत में ज्यादातर जो सीरियस प्रोग्रामर्स थे वो इससे थोड़ा खिलौना ही समझते थे। खिलौना? हाँ, मतलब ऐसा सोचते थे कि ये बस वेब डिजाइनर्स के लिए है, वेबसाइट पर थोड़ी चमक दमक, एनिमेशन वगैरह डाल दो। इसे असली प्रोग्रामिंग नहीं मानते थे। लेकिन फिर ये इतनी पॉपुलर कैसे हो गई? कुछ तो बात होगी। हाँ, दो बातें खास थी। एक तो ये सीखने में थोड़ी आसान थी, मतलब बाकी भाषाओं के मुकाबले। और दूसरी, और शायद सबसे जरूरी बात, ये हर वेब ब्राउजर में पहले से मौजूद थी। मतलब यूजर को कुछ अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता था। अच्छा, ये बड़ा पॉइंट है। हाँ, आप वेबसाइट खोलते थे और जावास्क्रिप्ट कोड अपने आप चल जाता था। इसी वजह से वेब डेवलपर्स ने इसे जल्दी अपना लिया। ये उनके टूलकिट का जरूरी हिस्सा बन गई। समझ गए। मतलब एक्सेसिबिलिटी और इस्तेमाल में आसानी। और फिर जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा, ये भी बड़ी होगी। अगला बड़ा मोड़ कब आया? शायद 2000 के दशक में। हाँ बिल्कुल, करीब 2004-5 के आसपास एजैक्स का आना, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एजैक्स, ये कोई नई भाषा थी? नई भाषा नहीं, ये जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने का एक स्मार्ट तरीका था। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल है। आम यूजर के लिए इसका क्या मतलब हुआ? वेब तेज हो गया या कुछ और? तेजी तो आई, पर असर उससे कहीं ज्यादा गहरा था। एजैक्स ने वेब पेजों को बिना पूरा पेज रिलोड किए सर्वर से डेटा लाने और सिर्फ जरूरी हिस्सा अपडेट करने की ताकत दी। ओह, जैसे गूगल मैप्स, आप मैप ड्रैग करते हैं और नया एरिया लोड होता है, पेज रीलोड नहीं होता। बिल्कुल सही। या जीमेल सोचिए, नई ईमेल आती है तो सिर्फ इनबॉक्स अपडेट होता है, पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होता। ये सब एजैक्स ने मुमकिन किया। तो इसने वेब एप्स को काफी हद तक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर जैसा फील देना शुरू कर दिया। ज्यादा रिस्पॉन्सिव, स्मूथ। एग्जैक्टली। यूजर एक्सपीरियंस एकदम बदल गया। वेब सिर्फ जानकारी दिखाने वाला माध्यम नहीं रहा, बल्कि असली एप्लीकेशंस चलाने का प्लेटफॉर्म बन गया। और यहीं से जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट की रानी बन गई। फ्रंट एंड मतलब वो हिस्सा जो यूजर को दिखता है, जिससे वो इंटरैक्ट करता है। सही। और फिर इसको और आसान बनाने के लिए, मदद करने के लिए कुछ टूल्स भी आए होंगे, लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क। हाँ, यहीं से जावास्क्रिप्ट का जो पूरा इकोसिस्टम है वो तेजी से पनपना शुरू हुआ। पहले जेक्यूरी आया। इसने ब्राउजर की अलग अलग जो कमियां थीं या जो रोजमर्रा के काम थे उनको करना बहुत आसान बना दिया।
जेक्यूरी का नाम तो बहुत सुना है। हाँ, बहुत पॉपुलर हुआ। फिर उसके बाद और ज्यादा शक्तिशाली फ्रेमवर्क्स आने लगे, जैसे एंगुलर जेएस जो गूगल से था, रिएक्ट फेसबुक का, और व्यू जेएस। इतने सारे! रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, इनमें क्या फर्क है? मतलब डेवलपर कैसे चुनता है? मकसद सबका वही है, जटिल यूजर इंटरफेस यूआई बनाना आसान करना। लेकिन इनका तरीका, इनकी फिलॉसफी थोड़ी अलग है। जैसे रिएक्ट जो है, वो यूआई को छोटे छोटे दोबारा इस्तेमाल होने वाले हिस्सों, जिन्हें कंपोनेंट्स कहते हैं, उसमें तोड़ने पर फोकस करता है। अच्छा। व्यू जेएस को अक्सर लोग उसकी सिंप्लिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए पसंद करते हैं। किसी पुराने प्रोजेक्ट में जोड़ना भी आसान है। ओके। और एंगुलर वो एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है, बड़े एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड तरीका देता है। परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी पर फोकस रहता है। तो इन सब ने मिलके डेवलपर्स को बहुत ताकत दे दी, बढ़िया दिखने वाले, बढ़िया चलने वाले वेब एप्स बनाने के लिए। बिल्कुल। और सिर्फ बनाना ही नहीं, बल्कि तेजी से और ज्यादा व्यवस्थित तरीके से बनाना संभव किया। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट ने फ्रंट एंड पर तो अपना झंडा गाड़ दिया, लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई, राइट? 2009 में कुछ और हुआ? हाँ, 2009 नोड जेएस। ये जावास्क्रिप्ट की कहानी में एक और कह सकते हैं क्रांति लेकर आया। नोड जेएस, इसने क्या किया? नोड जेएस ने जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर की चार दीवारी से बाहर निकाला, उसे आजाद किया। अब जावास्क्रिप्ट सर्वर पर भी चल सकती थी। सर्वर पर मतलब बैकएंड में, जहां पहले दूसरी भाषाएं चलती थी, पाइथन, जावा, पीएचपी वगैरह। हाँ, बिल्कुल वही काम। नोड जेएस असल में गूगल क्रोम का जो V8 जावास्क्रिप्ट इंजन है, जो बहुत तेज है, उसी का इस्तेमाल करके सर्वर साइड कोड चलाता है। ओके, इसकी खास बात क्या है? मतलब सर्वर पर तो और भी भाषाएं थी। इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है इसका नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल, एसिंक्रोनस तरीका। एसिंक्रोनस, ये शब्द हमने एजैक्स के साथ भी सुना था। क्या मतलब है यहाँ इसका? हाँ, कॉन्सेप्ट वैसा ही है। मतलब जब नोड.जेएस कोई ऐसा काम करता है जिसमें टाइम लग सकता है, जैसे डेटाबेस से कुछ पूछना, या नेटवर्क पर किसी और सर्वर से बात करना, या फाइल पढ़ना, तो ये उस काम के खत्म होने का इंतजार नहीं करता कि भाई जब जवाब आएगा तब आगे बढ़ूंगा। नहीं, ये उस काम को बैकग्राउंड में शुरू कर देता है और खुद आगे दूसरे काम करने लगता है। अच्छा, तो ये रुकता नहीं है? नहीं, और जब वो बैकग्राउंड वाला काम पूरा होता है तब ये उसके रिजल्ट को हैंडल कर लेता है। इससे ये एक साथ बहुत सारे कनेक्शंस, बहुत सारे रिक्वेस्ट को बहुत कुशलता से हैंडल कर पाता है। तो इसका फायदा कहाँ होता है सबसे ज्यादा? किस तरह की एप्स में? ऐसी एप्स जहां बहुत सारे यूजर एक साथ जुड़े हों और रियल टाइम में डेटा एक्सचेंज हो रहा हो। सोचे ऑनलाइन चैट एप्स, हाँ, लाइव स्कोर अपडेट करने वाली वेबसाइट्स, ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स, एपीआई सर्वर्स जो मोबाइल ऐप को डेटा भेजते हैं। इन सब के लिए नोड.जेएस बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये कम रिसोर्स में ज्यादा लोड संभाल सकता है। और डेवलपर्स के लिए, उनके लिए सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? सबसे बड़ा फायदा, अब उन्हें फ्रंट एंड जो ब्राउजर में चलता है और बैक एंड जो सर्वर पर चलता है, दोनों के लिए अलग अलग भाषा सीखने की जरूरत नहीं रही। अच्छा, मतलब एक ही भाषा जावास्क्रिप्ट से दोनों काम। हाँ, एक ही भाषा से आप पूरा एप्लीकेशन संभाल सकते हैं। इससे डेवलपमेंट प्रोसेस आसान हुआ, तेज हुआ, टीम्स के लिए भी तालमेल बिठाना आसान हो गया। जावास्क्रिप्ट अब सही मायनों में फुल स्टैक भाषा बन गई। फुल स्टैक, ये टर्म आजकल बहुत सुनने को मिलता है। तो क्या नोड.जेएस के आने के बाद ऐसे तरीके भी बने जिनसे पूरी की पूरी वेब एप्लीकेशन सिर्फ जावास्क्रिप्ट में बन जाए, डेटाबेस से लेकर यूआई तक? हाँ, बिल्कुल। इसी से फिर मीन और मर्न जैसे स्टैक पॉपुलर हुए। मीन, मर्न, ये क्या है? ये टेक्नोलॉजीज का एक सेट है, एक पूरा पैकेज। मीन मतलब मोंगोडीबी, ये एक डेटाबेस है। ई मतलब express.js, ये नोड.जेएस पर बना एक फ्रेमवर्क है। ए मतलब एंगुलर, फ्रंट एंड के लिए, और एन मतलब नोड.जेएस, सर्वर के लिए। ओके। और मर्न में बस एंगुलर की जगह आर यानी रिएक्ट आ जाता है। तो ये स्टैक्स दिखाते हैं कि कैसे आप डेटाबेस से लेकर सर्वर लॉजिक और यूजर इंटरफेस तक सब कुछ सिर्फ जावास्क्रिप्ट और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं। आपने एक्सप्रेस.जेएस का जिक्र किया, ये नोड.जेएस के ऊपर बना फ्रेमवर्क है। क्या नोड.जेएस के लिए और भी ऐसे फ्रेमवर्क हैं? हाँ, नोड.जेएस का अपना एक बहुत बड़ा और एक्टिव इकोसिस्टम है। एक्सप्रेस.जेएस शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर है, बहुत मिनिमल और फ्लेक्सिबल है, वेब सर्वर और एपीआई बनाने के लिए बढ़िया है। इसके अलावा कोआ.जेएस है, जो एक्सप्रेस बनाने वालों ने ही बाद में बनाया, थोड़ा और मॉडर्न है। फिर नेस्ट.जेएस जैसे फ्रेमवर्क भी हैं। जो टाइपस्क्रिप्ट, जो जावास्क्रिप्ट का ही एक सुपरसेट है टाइप सेफ्टी के साथ,
का इस्तेमाल करते हैं और बड़े एंटरप्राइज ग्रेड ऐप्स बनाने के लिए ज्यादा स्ट्रक्चर देते हैं। तो मतलब आज जावास्क्रिप्ट सिर्फ वो ब्राउजर वाली भाषा नहीं रही, ये फ्रंट एंड बैक एंड पूरा वेब एप्लीकेशन संभाल सकती है। वाकई कमाल का सफर रहा है इसका। हाँ, और ये सफर सिर्फ वेब तक ही नहीं रुका। इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो अनुकूलन क्षमता है, उसने इसे वेब डेवलपमेंट के दायरे से बाहर भी पहुंचा दिया है। वेब से बाहर जैसे कहाँ? जैसे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। रिएक्ट नेटिव का नाम सुना है? हाँ, सुना है। ये रिएक्ट पर ही आधारित है। इसका इस्तेमाल करके डेवलपर्स जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं और उससे असली नेटिव iOS और एंड्रॉयड ऐप बनते हैं। क्या मतलब एक कोड लिखा और वो आईफोन और एंड्रॉयड दोनों पर चल गया, नेटिव ऐप की तरह? हाँ, काफी हद तक। मतलब परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी होती है। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट के लिए एक बहुत पावरफुल तरीका है। डेवलपर्स का बहुत टाइम और एफर्ट बचता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ मोबाइल ही नहीं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी। इलेक्ट्रॉन नाम का एक फ्रेमवर्क है। इलेक्ट्रॉन? हाँ, ये डेवलपर्स को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यानी वही वेब टेक्नोलॉजीज, उनका इस्तेमाल करके विंडोज, मैक, लिनक्स सबके लिए डेस्कटॉप ऐप बनाने देता है। अच्छा, वेब टेक्नोलॉजी से डेस्कटॉप ऐप। इसके कुछ उदाहरण हैं जो हम यूज करते हो? बहुत सारे हैं, आप शायद यूज भी करती होंगी। विजुअल स्टूडियो कोड, जो बहुत पॉपुलर कोड एडिटर है। हाँ, VS कोड तो मैं भी यूज करती हूँ। वो इलेक्ट्रॉन पे बना है। हाँ। स्लैक, जो टीम कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। डिस्कॉर्ड, व्हाट्सएप का डेस्कटॉप ऐप, ये सब इलेक्ट्रॉन से बने हैं। अरे वाह, मतलब मेरी वेब डेवलपमेंट स्किल्स से मैं डेस्कटॉप ऐप भी बना सकती हूँ। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जावास्क्रिप्ट कितनी वर्सेटाइल हो गई है। और क्या ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT में भी घुस गई है? हाँ, ये भी हो रहा है। जॉनी 5 जैसी लाइब्रेरीज हैं। इनकी मदद से जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स आर्डिनो जैसे माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड्स या दूसरे हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जावास्क्रिप्ट से हार्डवेयर कंट्रोल? हाँ, सोचिए, आप अपनी वेब स्किल्स से घर की लाइट्स कंट्रोल कर रहे हैं या कोई रोबोट बना रहे हैं। ये जावास्क्रिप्ट की अडेप्टेबिलिटी का शायद सबसे अच्छा उदाहरण है कि ये वेब से निकलकर फिजिकल वर्ल्ड तक पहुंच गई है। ये तो सच में अविश्वसनीय है। एक भाषा जो ब्राउजर में छोटे-मोटे काम करने के लिए बनी थी, वो आज सर्वर चला रही है, मोबाइल ऐप बना रही है, डेस्कटॉप ऐप बना रही है और हार्डवेयर से भी बात कर रही है। तो भविष्य क्या है इसका? क्या ये ऐसे ही चलती रहेगी? पूरी उम्मीद है। जावास्क्रिप्ट एक लिविंग लैंग्वेज है। ये ECMA स्क्रिप्ट स्पेसिफिकेशन के जरिए लगातार अपडेट होती है। हर साल इसमें नई क्षमताएं, नए फीचर्स जोड़े जाते हैं। ECMA इंटरनेशनल नाम की संस्था इसे स्टैंडर्डाइज करती है। अच्छा, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन इसे रेलेवेंट बनाए रखता है? हाँ, बिल्कुल। ये सुनिश्चित करता है कि भाषा मॉडर्न जरूरतों के हिसाब से विकसित होती रहे। और नई टेक्नोलॉजीज जैसे AI, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, क्या इनमें भी जावास्क्रिप्ट का कोई रोल बन रहा है? हाँ, ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। जैसे TensorFlow.js लाइब्रेरी है। ये डेवलपर्स को सीधे ब्राउजर में या Node.js एनवायरनमेंट में मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने और चलाने की सुविधा देती है। ब्राउजर में मशीन लर्निंग? हाँ, इसी तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इंटरैक्ट करने के लिए भी कई जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज और टूल्स मौजूद हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज उभरेंगी, जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टम उन्हें भी अपने अंदर समेटने के तरीके ढूंढ लेगा। तो कुल मिलाकर, जैसा कि वो टेक्नोटॉनिक्स का लेख भी कहता है, जावास्क्रिप्ट अपनी साधारण शुरुआत से बहुत बहुत आगे निकल चुकी है। इसका जो विशाल इकोसिस्टम है, इसकी वर्सेटाइलिटी और लगातार बढ़ते रहने की क्षमता, ये इसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में एक स्थायी ताकत बनाते हैं। निश्चित रूप से आज अगर कोई सॉफ्टवेयर या वेब डेवलपमेंट में आ रहा है तो जावास्क्रिप्ट को इग्नोर करना नामुमकिन सा है। किसी न किसी रूप में ये आपके काम आएगी ही आएगी। चलिए, तो आज जो हमने बात की उसके कुछ मुख्य पॉइंट्स को फटाफट दोहरा लेते हैं। हमने जावास्क्रिप्ट के जन्म से सफर शुरू किया 1995 नेटस्केप से। हाँ, फिर हमने देखा कैसे एजैक्स ने फ्रंट एंड को बदला, वेब एप्स को डायनामिक बनाया, और फिर Node.js आया जिसने इसे सर्वर पर लाके फुल स्टैक बना दिया। हमने आज के पावरफुल इकोसिस्टम की भी बात की। रिएक्ट, एंगुलर, व्यू जैसे फ्रंट एंड के खिलाड़ी, Node.js, Express.js जैसे बैक एंड के साथी और मीन मर्न जैसे पूरा स्टैक। और ये भी देखा कि जावास्क्रिप्ट अब सिर्फ वेब तक ही सीमित नहीं है। रिएक्ट नेटिव से मोबाइल ऐप्स, इलेक्ट्रॉन से डेस्कटॉप ऐप्स और जॉनी 5 जैसी चीजों से IoT तक पहुंच गई है। हमने शुरू में जावा और जावास्क्रिप्ट का अंतर भी साफ किया था कि ये दो अलग भाषाएं हैं, और मेन मर्न स्टैक क्या है ये भी समझा था। हाँ, वो जरूरी था। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हमने देखा कि एजैक्स और Node.js जैसे इनोवेशंस ने जावास्क्रिप्ट को कितना बदल दिया। आज ये AI, ML, ब्लॉकचेन में कदम रख रही है। क्या लगता है, जावास्क्रिप्ट के लिए अगला बड़ा गेम चेंजर क्या हो सकता है?
कौन सी ऐसी नई चीज आएगी जो इसे भविष्य में और भी आगे ले जाएगी, शायद ऐसी दिशाओं में जिनके बारे में हमने सोचा भी ना हो। इस पर जरूर सोचिएगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से बदल रही है, कुछ भी हो सकता है। आज हमारे साथ इस दिलचस्प सफर पर चलने के लिए धन्यवाद।